जाओ यार तुम, जाओ क्लास लाइव करो। चलिए शांत हो जाइए अब। कर दिया लाइव, ठीक। शांत हो जाइए। आइए आधुनिक भारतीय इतिहास के रिवीजन क्लास में जितना हो गया था वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक संभवतः हो गया था, इस पेज से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय कब से कब तक रहे थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय कब से कब तक रहे थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय पद पर रहे हैं 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो 1910 से 1916 ईस्वी तक भारत के वायसराय पद पर रहे हैं। इस अवधि के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में हुआ। इसी अवधि के दौरान 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसी अवधि के दौरान फिरोज शाह मेहता ने एक पत्रिका निकाला था। तो ये तमाम घटनाएं जो है आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही जो है आपको घटित हुई है। आगे है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत किसके समय आया था? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था 1911 में। 1911 में, और 1911 के समय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया? हार्डिंग द्वितीय ने भारत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, और इस दिल्ली दरबार में ही कई प्रकार की घोषणाएं हुई। जैसे इसी दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, बंगाल का पुनर्विभाजन किया जाएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाएगा, और इसी घोषणा के तहत बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ और बिहार नामक प्रांत का जो है आपको गठन हुआ है। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? दिल्ली भारत की राजधानी बनी है 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। ओह, याद भी करना है। हाँ, तो बताइए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत किसके समय आया? किसके समय आया? हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया? यानी तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने किया? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कौन से दिल्ली दरबार में हुआ? तीसरा। कौन सा दिल्ली दरबार? कौन सा दिल्ली दरबार? और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है?
1 अप्रैल 1900। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में कब बम फेंका गया था तथा इस कांड में किसको फांसी दी गई है? देखिए, हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में बम दिसंबर 1912 में फेंका गया था और इस बम कांड में हार्डिंग द्वितीय बच निकला, लेकिन जिन लोगों ने हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके उन्हें फांसी की सजा दी गई है। और इस बमकांड को लेकर जो केस हुआ है उस केस को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है और दिल्ली षड्यंत्र केस में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई है। और दिल्ली षड्यंत्र केस में जो 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई है, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास और मास्टर अमीर चंद, इन लोगों को जो है फांसी की सजा दी गई थी। यही 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। आगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ है? आप सब लोग जानते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914। किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किसके शासनकाल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया? वर्ष 1916। 1916। आप सब लोग जानते हैं कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यह 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। और जब यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना के समय हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे, उन्हीं को इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति घोषित कर दिया गया था। और इसी विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी अपना पहला जनभाषण बनारस में दिया था। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहां दिया है? तो उत्तर हो जाएगा आपको बनारस। और महात्मा गांधी ने जो अपना पहला जनभाषण 1916 ईस्वी में बनारस में दिया है, वो जनभाषण जो है यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसका पूर्व नाम है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो बताइए, हार्डिंग द्वितीय जब दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तो उन पर बम कब फेंका गया? और इस बम कांड को लेकर जो केस हुआ उसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत कितने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? कौन कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसके शासनकाल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया? हार्डिंग द्वितीय। तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी रचना है? बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी रचना है? प्रताप किसकी रचना है? हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया? किस वायसराय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? हार्डिंग द्वितीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1900। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1916। इसके संस्थापक कौन है? मदन मोहन। महात्मा गांधी अपना पहला जनभाषण कहां दिया? चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय कब से कब तक रहे हैं? तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ये भारत के वायसराय पद पर 1916 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक रहे हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत के वायसराय पद पर रहे हैं, इनके शासनकाल के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई है। जैसे 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया, 1918 का खेरा सत्याग्रह वो भी गांधी जी के द्वारा किया गया, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल का आयोजन वो भी गांधी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावे जो है आपको 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना,
1919 में ही खिलाफत आंदोलन का शुरू होना और 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरू होना, ये तमाम प्रकार की घटनाएं अगर देखी जाए तो ये सभी प्रकार की घटनाएं जो है आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही पारित हुआ है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही 1919 का भारत शासन अधिनियम भी पारित हुआ था। समझ गए? तो याद रखिएगा ये सब बात। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916। और 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ है, इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इस लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को यह आश्वासन दिया कि मुस्लिम लीग कांग्रेस को देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करेगा। बदले में कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कर लिया। समझ गए? और इसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात हुई थी आपको बिहार के चंपारण के भितेहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से। और उन्हीं के कहने पर गांधी जी चंपारण आए और अप्रैल 1917 ईस्वी में सत्याग्रह का आयोजन किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई है। चेम्सफोर्ड के समय 1917 ईस्वी में शिक्षा पर कौन सा आयोग गठित हुआ है? चेम्सफोर्ड के समय 1917 ईस्वी में शिक्षा के ऊपर सेडलर आयोग का गठन हुआ है। शिक्षा के ऊपर सेडलर आयोग का गठन हुआ है। और सेडलर आयोग की अगर हम लोग बात करें तो सेडलर आयोग का संबंध जो है आपको विश्वविद्यालयी शिक्षा से है। विश्वविद्यालयी शिक्षा से सेडलर आयोग का संबंध है। और सेडलर आयोग के सिफारिश पर ही 1917 ईस्वी में, सेडलर आयोग के सिफारिश पर ही 1917 ईस्वी में जो है आपको पटना विश्वविद्यालय का गठन हुआ। चलिए आइए, मस्त आदमी है आप, लेकिन जो कहिए। जानते हैं पिछले साल जो है एक लड़की बहुत चर्चित हुई थी, अनामिका गुप्ता। बेचारी बाद में आकर के हमको बहुत कुछ बोली भी कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हमको ये कर दिए, बदनाम कर दिए, अब हम जो है क्लासों आने में हमको डर लगता है। तो लेकिन ये है कि हमको कुछ नहीं बोला है अभी तक। नहीं, अच्छा लड़का, हाँ लड़का तो अच्छा है, ठीक है। लड़का तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। रिजल्ट होता है मतलब लड़का अच्छा है, समझ गए। रिजल्ट नहीं होता तब तो नहीं अच्छा मानते, समझे। तो चलिए ठीक है। हे काहे चिंतित हैं? पढ़ते लिखते नहीं है जी, जो पढ़ता नहीं वही चिंतित रहता है, समझे। देखिए तो कितना खुश रहता है बेचारा, कुछ वो बोल देते कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्या हुआ?
अनामिका गुप्ता हाल फिलहाल में 2 दिन फोनों की है बेचारी, लेकिन बातें नहीं कर पाए हैं, समझे। परीक्षा से पहले सोचे उससे बात कर लेंगे, समझे। अनामिका गुप्ता, एगो सोनम गुप्ता बेवफा हुई थी ना, वो जब नोटबंदी हुआ था ना, तो उस टाइम में जो है ये चीज चला था बहुत। शादी कीजिएगा, हमको बुलाइएगा ना। नहीं कीजिएगा तो फोन पे काहे लगल रहते हैं, आए? फोन पे लगल रहता, कहता शादी नहीं करेंगे। ऐसे भी बुलाइएगा तो हम थोड़े जाते हैं। जानते हैं, हम अपने विषय में बता रहे हैं, हमको खुशी पता नहीं पसंदे न है, समझ गए। गम बहुत पसंद है, समझे। तो इसलिए शादी में बुलाइएगा तो नहीं जाएंगे, मरनी उड़नी में बुलाइएगा चल जाएंगे। आप नहीं, आप मरिएगा तो बुलाइएगा कैसे, मतलब। चलिए अब आगे आइए, ये हो न गया। हाँ, एक पेज, एगो क्वेश्चन और है। मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया है? मॉन्टेग्यू घोषणा आया है 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917, जिसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं। और जो अगस्त घोषणा है, इस अगस्त घोषणा को, मॉन्टेग्यू घोषणा आया 20 अगस्त 1917, और इस अगस्त घोषणा में ही पहली बार यह बात कही गई थी कि जो है आपको भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, समझ गए। तो आइए अब इसको करते हैं याद। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता कौन किया? अंबिका चरण। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? चेम्सफोर्ड के समय 1917 ईस्वी में शिक्षा पर कौन सा आयोग का गठन हुआ? कौन सा आयोग का? तो सेडलर आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ है? 1917 में हुआ है, समझ गए। 1917 में हुआ है। और इसके बाद जो है आपको सेडलर आयोग का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से? विश्वविद्यालयी शिक्षा। और सेडलर आयोग के सिफारिश पर ही पटना विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? 1900। मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया? 20 अगस्त 1900। मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया है? 20 अगस्त 1917। और जो आपको किस घोषणा में पहली बार यह कहा गया कि भारत में ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार का निर्माण करेगा? मॉन्टेग्यू घोषणा में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसने की थी? एक साथ कराने की संस्तुति जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में की गई थी, अर्थात 1919 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ है? रोलेक्ट एक्ट जो है मार्च 1919 ईस्वी में पारित हुआ है। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में पारित हुआ है। और इस एक्ट के तहत किसी भी क्रांतिकारी को संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार कर बंद कमरा में मुकदमा चलाकर कम से कम 2 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती थी, जिस वजह से इस एक्ट को जो है काला कानून कहा गया है। इसे काला कानून की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया है। और इस एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता था तो वह ना अपील कर सकता था, ना दलील दे सकता था, और ना ही
वकील रख सकता था, ना ही वकील रख सकता था। समझ गए, ना ही वकील रख सकता था, जिस वजह से इस कानून को बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। समझ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब तथा कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर। चलिए आगे आइएगा। देखिए एगो बात बताते हैं, अंतिम तक शनिवार तक जुड़े रहिएगा, ठीक है? शनिवार तक जुड़े रहिएगा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है मतलब हो ही जाए ऐसा जरूरी ना है। अब हमारे ऊपर वो निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है जो है इस टेस्ट के अलावे भी 400-500 क्वेश्चन हम आपको दे, हो सकता है, मतलब हो ही जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना है कि हम आपको 400-500 क्वेश्चन जो है और भी दे सकते हैं। मतलब इसी कड़ी में जितना करवाए हैं ना, इसी कड़ी में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको दे सकते हैं, इसी कड़ी में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको दे सकते हैं। और प्रीलिम्स में जैसे हम आपको बोले थे, प्रीलिम्स टाइम में आप याद कीजिए कि प्रश्न बोले थे जितना पढ़ाए हैं, जितना करवाए हैं, प्रश्न वहीं से आएगा। प्रीलिम्स में तो बहुत पढ़ाए थे, जाएगा कहां, बाहर कहां जाएगा? इतना पढ़ा दिए, इतना क्वेश्चन बैंक, इतना टेस्ट फेस्ट सब चीज करवा दिए, कहां जाएगा? बाहर कहां से जाएगा? बाहर गया था जी क्वेश्चन? नहीं गया था। मेंस में थोड़ा कम समय मिला है, लेकिन फिर भी 400-500 क्वेश्चन का जो है मतलब सपनों के क्वेश्चन का, समझे, काम किए हैं उस पर, लेकिन पूरा काम नहीं कर पाए हैं। प्रयास है वो चीज जो है आपको मिल जाए। शनिवार तक में हम कभी भी दे सकते हैं, वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वहां पर काम हमको करना है। तो पूरा काम हुआ नहीं है, तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हो सकता है दे भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी दे सकते हैं। तो देंगे तो फायदे करेगा, घाटा तो नहीं है करेगा, समझे? हाँ, तो बनेगा तब ना दे देंगे, दे दीजिए, कहां से दे देंगे, बनेगा तब ना, समझ गए? नहीं बोल रही है दे दीजिए क्वेश्चन, पहले बनाएंगे तब ना। कुछ बनाए हैं और देखते हैं कितना बना पाते हैं। बिहार का पीडीएफ भेज दें? नहीं भेजेंगे। चलिए आगे आइए। अब खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ? देखिए, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, समझ गए? तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ है? तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 1921 के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ है, समझ गए? तो ये सब बात आप याद रखिएगा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किस अधिनियम में की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ है? आए? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? कहां हुआ है? खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन किसके समय हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया है? एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया है 1920 में। 1920 में। और कुल मिलाकर के अगर देखा 36 टेस्ट उधर हो गया, 18 टेस्ट इधर हो गया, 36-18 कितना हुआ जी? 5400। 6000 हो जाता तो ठीक ही होता। टाइम ही नहीं था तो क्या किया जा सकता है, क्या है कि ना? टाइम थोड़ा रहता तो और ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो वन लाइनर इसको हम थोड़े जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तब तो बहुते हो जाएगा, समझे? इसको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन मूल तौर पर जो है हम आपको बोले भी थे 6000-7000, हम बोले थे 10,000 के आसपास, लेकिन 10,000 के आसपास जो बोले थे उसमें बोले थे प्रैक्टिस सेट कर लेने के लिए, क्वेश्चन बैंक कर लेने के लिए।
तब पता नहीं क्वेश्चन बैंक आप किए या नहीं किए, प्रैक्टिस सेट आप किए या नहीं किए, वो तो आपको मालूम होगा। कम से कम क्वेश्चन बैंक तो आपको जरूर करना ही करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न सीधे तौर पर आते हैं, रिपीट होते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन से प्रश्न आते हैं। ईमानदारी से बताइए तो प्रीलिम्स के बाद मेंस के तैयारी के दौरान हमारे द्वारा लिखे गए क्वेश्चन बैंक को कितने लोग सच में किए हैं? किए हैं, सच में किए हैं? चलिए, जो किए हैं बहुत बढ़िया है, और नहीं किए हैं तब पर भी बढ़िया है, क्योंकि रिजल्ट सबका होता नहीं है। लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय, सब बात तो शुरू में बताए थे हो, ठीक है, आप लोग बातें नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं। लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय कब से कब तक रहे? लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय पद पर है 1921 से 1926। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए, सभी ईसाई थे, सभी ईसाई थे, सभी ईसाई थे। लेकिन आपको एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। मोपला विद्रोह कब हुआ है? मोपला विद्रोह 1921-22 में हुआ है, केरल के क्षेत्र में हुआ है, और इसके नेतृत्व करता थे अली मुस्ली यार। और यह मोपला विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के समय ही हुआ है। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब किया? प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा नवंबर 1921 में किया। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिया 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। तो वहां पर गलती है, यहां पर सुधार कर लीजिएगा। 12 फरवरी 1922, समझ गए? तो चलिए बताइएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने कब की है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने कब की है? कब की है? मोपला विद्रोह कब से कब के बीच हुआ? मोपला विद्रोह कब हुआ है? अब मोपला विद्रोह कहां हुआ है? केरल। कहां हुआ है? और मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? कब हुआ है? 1921। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? 12 फरवरी 1900। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई है? भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा की शुरुआत हुई है 1922 में। कब हुई है? 1922 में। 1922 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत कब स्वराज पार्टी की स्थापना की? 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के भीतर ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी गई? 1925। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय कब से कब तक रहे हैं? लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय कब से कब तक रहे हैं? तो जो लॉर्ड इरविन है, ये भारत के वायसराय पद पर जो है आपको 1926 से 1931 के बीच रहे। 1926 से 1931 के बीच रहे हैं। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है आपको बंबई पहुंचा। उस समय भारतीय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो बताइए, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब से हुई है? इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब से हुई है? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन, प्रथम महासचिव। आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी गई? कब की गई है? आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब की गई है? साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा है? कब पहुंचा है?
3 फरवरी 1900। भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया? देखिए, भारतीय चरमपंथी, यहां पर भगत सिंह के विषय में कहा जा रहा है। भगत सिंह के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। तो अप्रैल 1929। लाहौर जेल में जतीन दास ने कब भूख हड़ताल शुरू किया था? लाहौर जेल में जतीन दास जो है 1929 ईस्वी में भूख हड़ताल शुरू किया था। और जो है आपको लंबे भूख हड़ताल के बाद जो है जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। लाहौर जेल में फैली कुव्यवस्था के खिलाफ जो है जतीन दास भूख हड़ताल किया था। जतीन दास की मृत्यु कब हुई थी? 1929 में ही हुआ है। 1929 होगा, हाँ जो भी होगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? देखिए, 1929 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, उसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? 26 जनवरी। 26 जनवरी। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। 5 मई 1930। और उन्हें पुणे के यरबदा जेल में बंद किया गया था। तो बताइए, भारतीय चरमपंथी यानी भगत सिंह ने दिल्ली के असेंबली हॉल में कब बम फेंका? कब बम फेंका? लाहौर जेल में फैली कुव्यवस्था के खिलाफ किसने भूख हड़ताल किया था? किसने किया था? जतीन दास की मृत्यु कब हुई है? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस तिथि को लेकर यह घोषणा किया गया कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? 26 जनवरी। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में कब मनाया गया? 26 जनवरी 1900। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? 5 मई 1930। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तथा क्या इसमें कांग्रेस, अंग्रेज ने कांग्रेस, क्या इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था? समझ गए? देखिए, ध्यान दीजिएगा, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ और कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सिर्फ एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था महात्मा गांधी ने। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया 5 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया? आपको गांधी इरविन समझौता के तहत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित जो है आपको गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को किया गया। वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहां पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। वायसराय भवन के निर्माण में कितना वर्ष लगा था? वह उद्घाटन कब हुआ? वायसराय भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1912-13 में। 1912-13 में, ठीक है, 1912-13 में प्रारंभ हुआ था और बन करके तैयार हुआ था 1931 में। 1931 में बनकर तैयार हुआ। तो घटाइए, जोड़िए, घटाइए, 17 साल। तो 17 वर्ष लगा और इसका उद्घाटन हुआ था 1931 में। समझ गए? तो बताइएगा, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1900। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? कांग्रेस इसमें भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित हुए? वायसराय भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति आए? वायसराय भवन के निर्माण में कितना वर्ष समय लगा? इसका उद्घाटन कब हुआ है? 1900। इस वायसराय भवन का वास्तुकार कौन था? यानी वही राष्ट्रपति भवन, वायसराय भवन का ये या राष्ट्रपति भवन का ये बात बराबर है। इसका वास्तुकार था एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट
हर्बर्ट ब्रोकर, समझ गए, यही था आपको। लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय पद पर कब से कब तक रहे? लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय पद पर कब से कब तक रहे हैं? तो लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय पद पर 1931 से 1936। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 ईस्वी से हुआ है। और ध्यान से याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था? लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था। महात्मा गांधी जी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 3 जनवरी 1932। 3 जनवरी 1932। देखिए हुआ यह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में चला है। उसका पहला चरण 1930 से 31 और दूसरा चरण 1932 से 34। बीच में कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गए थे गांधी इरविन समझौता की वजह से, और गांधी इरविन समझौता के वजह से ही महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब भाग लेने के लिए गए तो गांधी जी ने यह मुद्दा उठाया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, जिस वजह से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिए और वापस भारत आ गए। और भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किया, लेकिन लॉर्ड वेलिंगटन गांधी जी को समय नहीं दिया। तत्पश्चात गांधी जी नहीं मिल पाए और फिर गांधी जी 3 जनवरी 1932 ईस्वी से फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए, जिसे द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और जब द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ ना, तो कांग्रेस के जितने भी अग्रणी सदस्य हुआ करते थे उन सभी को गिरफ्तार कर फिर से जेल में बंद कर दिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। समझ गए? तो ये चीज है। बताइए, राष्ट्रपति भवन या वायसराय भवन का वास्तुकार कौन था? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट ब्रोकर। राष्ट्रपति भवन या वायसराय भवन का वास्तुकार कौन था? लंदन में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई है? कौन गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया? महात्मा गांधी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 3 जनवरी 1932। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब तथा किसने किया? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया है। 16 अगस्त 1932 को किया है। और इसी सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और गांधी जी के आमरण अनशन को तुड़वाने के लिए ही पूना के यरबदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिस समझौता को इतिहास में पूना समझौता कहा जाता है। तो जो पूना समझौता हुआ है 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। इस समझौता पर महात्मा गांधी के तरफ से हस्ताक्षर किया था मदन मोहन मालवीय। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है 17 नवंबर 1932। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया है? 1934। आंसर गलत है, सही कर लीजिएगा। बिहार में भयंकर भूकंप आया है 1934 में। भारत सरकार अधिनियम डैश ईस्वी में पास किया गया? 1935 ईस्वी में एक भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन वो स्पष्ट है, 1935 कीजिए। चलिए बताइएगा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई है? 16 अगस्त 1900। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई है और किसने किया है? पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1900।
पुनः समझौता कब हुआ है? किसके किसके बीच हुआ है? भीमराव अंबेडकर और लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? बिहार में भयंकर भूकंप कब आया? लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। 1915 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। बंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने किया था? बंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किया था सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय कब से कब तक रहे हैं? तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत के वायसराय पद पर रहे हैं आपको 1936 से 1943। किसके समय पहली बार चुनाव करवाया गया था? प्रांतों में विधानसभा के चुनाव। थोड़ा सा क्वेश्चन को स्पष्ट कीजिएगा, किसके समय पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव करवाए गए थे? तो पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था, और लॉर्ड लिनलिथगो के समय पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव वर्ष 1937 ईस्वी में हुए थे। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत में सरकार का गठन किया था, और कांग्रेस जो 8 प्रांत में सरकार का गठन किया था उसमें संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, ओडिशा, मद्रास, इसके बाद असम, बंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, इन 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था। मात्र 3 प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन नहीं कर पाया था, बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार का गठन किया, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार का गठन किया, और सिंध में मिली जुली सरकार थी। तो बताइए, लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1915 बंबई। लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1915 के बंबई अधिवेशन। बंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की? सर सत्येंद्र प्रसाद। बंबई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की? किसके समय पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए? किसके समय पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए? लॉर्ड लिनलिथगो। पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 ईस्वी में जो पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए, 11 प्रांतों में से कांग्रेस ने कितने प्रांत में सरकार का गठन किया? कितने प्रांत में? कौन 3 प्रांत में नहीं कर पाया था? बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और उसके अलावा अन्य सभी में किया था। तो सीधा याद रखिए, 3 गो वाला याद रखिए ना, 3 गो में नहीं किया था, बाद बाकी सब में किया। समझ क्लियर है ये बात? कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई। उन 8 प्रांतों के नाम बताए हैं। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, ओडिशा, मद्रास, असम, बंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? कांग्रेस को 3 प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, पंजाब, बंगाल और सिंध। पंजाब, बंगाल और सिंध। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ है? आप सब लोग जानते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब किया है? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना मई 1939 ईस्वी में किया है। मई 1939 ईस्वी में किया है। लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में, लीग के यानी मुस्लिम लीग के, लीग मतलब मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है आपको रखी गई थी, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो बताइएगा, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई। उन 8 प्रांतों का नाम? बोलिए। कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिली? बंगाल, पंजाब और द्वितीय विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? मुस्लिम लीग के
कब के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को रखा गया था? 1940। किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था तथा किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग की प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को जो है आपको सिकंदर हयात खान ने बनाया था। पाकिस्तान के मांग के प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने बनाया था और इसे प्रस्तुत किया था, इसे प्रस्तुत किया था फजलुल हक। इसे प्रस्तुत कौन किया था? फजलुल हक, फजलुल हक। पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किसने किया था? खली कुज्मा, खली कुज्मा, खली कुज्मा। यही जो है पाकिस्तान के प्रस्ताव को समर्थन प्रदान किया था। यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, गौर से सुनिएगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया। पाकिस्तान के प्रस्ताव को किसके अध्यक्षता में पारित किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और इसके बाद जो है आपको पाकिस्तान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान। और उसको 1940 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किसने किया था? तो फजलुल हक। और उस पाकिस्तान के प्रस्ताव को समर्थन किसने प्रदान किया था? खली कुज्मा। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा जो है आपको 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा लाया गया था। और 1 अगस्त घोषणा है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा 1917 में, और 1 अगस्त क्रांति है 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? क्रिप्स मिशन भारत आया है 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942 को भारत आया है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के किस अधिकारी ने वार्ता किया था? क्रिप्स मिशन के साथ आपको जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने जो है आपको क्रिप्स मिशन के साथ जो है आपको वार्ता किया था। तो बताइए किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था? तो पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किसने बनाया था? और पाकिस्तान के मांग के प्रस्ताव को 1940 के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किसने किया? पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किसने किया? अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया? किस वायसराय द्वारा लाया गया? लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो। क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति कहिए या भारत छोड़ो आंदोलन कहिए, बात बराबर है। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? 1943। लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय पद पर कब से कब तक रहे हैं? लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय पद पर है 1944 से 1947। वायसराय वेवेल कब शिमला में सम्मेलन बुलाया था? वायसराय वेवेल शिमला में सम्मेलन बुलाया था 25 जून 1945। जून 1945, समझ गए? तो बताइएगा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना? किस नाम से? बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा है? वायसराय वेवेल कब शिमला में सम्मेलन बुलाया? 25 जून 1900।
शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किया था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अर्थात शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि दल का नेतृत्व किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बेबेल ने शिमला सम्मेलन के विफलता की घोषणा कब की? देखिए, लॉर्ड बेबेल के द्वारा शिमला में जो सम्मेलन बुलाया गया था वह असफल हो गया और उसकी असफलता की घोषणा जो है 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड बेबेल के द्वारा किया गया था। 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड बेबेल के द्वारा जो है आपको किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया है? कैबिनेट मिशन भारत आया है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना जो है आपको भारत आया है। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता, जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे दिया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय पद पर कब से कब तक रहे? मार्च 1947 से जून 1948, मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे हैं। समझ गए? तो चलिए बताइएगा, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? बेबेल ने शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा कब किया? कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ? 24 मार्च 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। आगे, सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कब बनाया गया? मार्च 1947। मार्च 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुआ है। 3 जून 1947 को घोषित हुआ है। ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और इसे ब्रिटिश संसद ने अंतिम रूप से अनुमति दिया 18 जुलाई 1947 को। और फिर इसी के तहत भारत आजाद हुआ और भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताइएगा, सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कब बनाया गया? कब बनाया गया है? माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ है? 3 जून 1900। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ है? ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1900। ब्रिटिश संसद ने इसे स्वीकृति कब प्रदान किया? 18 जुलाई 1900। भारत कब स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। सन्यासी विद्रोह से कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? सन्यासी विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो सन्यासी विद्रोह से जो है बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल प्रभावित था। समझ गए? इसके बाद सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता था केना सरकार और दिरजी नारायण। केना सरकार और दिरजी नारायण। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ है? सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक हुआ है। समझ गए? 1800 ईस्वी तक हुआ है। फिर आगे है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? बंगाल प्रभावित था। कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? बंगाल। फकीर विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो इससे प्रभावित था आपको बंगाल, बंगाल प्रभावित था। समझ गए? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरोगा परीक्षा में हमको नहीं लगता है कभी पूछा है विद्रोह। पूछा है? कभी नहीं पूछा है। नहीं पूछा है। 1857 का विद्रोह पूछा है, समझे? ये नहीं पूछा है, ये विद्रोह नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी जानिए ना क्या होगा। ठीक है? जहां पे जो ज्यादा जरूरी होगा ना, जो ज्यादा जरूरी होगा वहां पे थोड़ा हिंट कर देंगे। समझिएगा? बाद बाकी हो गया।
हैं? मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। जैसे करवा रहे आराम से कीजिए, नोट से करवा दीजिए, फोंट से करवा दीजिए। चलिए, फकीर विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? फकीर विद्रोह से जो है आपको बंगाल प्रभावित था। कौन सा क्षेत्र? बंगाल। बंगाल प्रभावित था। चलिए, तो बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? आए? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? बिहार। और सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? केना सरकार और दिरजी। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ है? 1760 से। फकीर विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित? कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? बंगाल। चलिए आगे आइएगा। फकीर विद्रोह का नेतृत्व करता था मजनून शाह और चिराग अली। मजनून शाह और चिराग अली। फकीर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? मजनून शाह। और फकीर विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1776 से 1777। फकीर विद्रोह कब से कब तक हुआ है? 1776 से 1700। रंगपुर विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा है? रंगपुर व दिनाजपुर। बंगाल। बंगाल में ही रंगपुर और दिनाजपुर पड़ता है। रंगपुर विद्रोह से वही क्षेत्र प्रभावित रहा है। तो रंगपुर विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा है? रंगपुर और दिनाजपुर। रंगपुर विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? धीरज नारायण। धीरज नारायण। रंगपुर विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? रंगपुर विद्रोह के नेतृत्व करता झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? पहाड़िया विद्रोह। कौन था? पहाड़िया विद्रोह। ये जरूरी है, इसको थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा, ठीक है। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? संथाल परगना। संथाल परगना। पहाड़िया विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? पहाड़िया विद्रोह रमना आहड़ी के नेतृत्व में कब हुआ? 1772। महत्वपूर्ण नहीं है। पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ देव। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। पहाड़िया विद्रोह सर्वेश्वरी के नेतृत्व में कब से कब तक हुआ? 1781 से 82। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता जगन्नाथ सिंह कब से कब तक रहे? 1769 से 1771। महत्वपूर्ण नहीं है। चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता मंगल सिंह कब से कब तक रहे? 1782 से 84। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता दर्जन सिंह कब से कब तक रहे? 1798 से 99। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। चुआरों विद्रोह के नेतृत्व करता कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि कब से कब तक रही? 1799। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? पलामू झारखंड। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चेर विद्रोह के नेतृत्व करता भूषण सिंह। चेरों का विद्रोह कब हुआ है? 1800 ईस्वी में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब नहीं है। लेकिन आगे पॉलीग्रों का विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु। इसको आप याद रखिएगा, ये किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आपके परीक्षा में पूछ सकता है। तो पॉलीग्रों के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, पॉलीग्रों के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, पॉलीग्रों के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु। पॉलीग्रों का विद्रोह के नेतृत्व करता वीरपी कट्टा वामन। पॉलीग्रों के विद्रोह का नेतृत्व करता वीरपी कट्टा वामन। पॉलीग्रों के विद्रोह के नेतृत्व करता वेलाटंपी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? ट्रावनकोर। वेलाटंपी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? वेलाटंपी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। पॉलीग्रों का विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1799 से 1801। वेलाटांपी विद्रोह के नेतृत्व करता मेलुथाम्पी। वेलाटांपी विद्रोह के नेतृत्व करता वेलाटांपी विद्रोह कब से कब तक हुआ है? 1808-9। भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र याद रखिएगा। भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। भील विद्रोह के नेतृत्व करता सेवा राम। सेवा राम। भील विद्रोह के नेतृत्व करता। भील विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1825 से 31। महत्वपूर्ण नहीं है। रामोसी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। याद रखना जरूरी है, ये भी किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। रामोसी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, रामोसी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। रामोसी विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? चितर सिंह। रामोसी विद्रोह के नेतृत्व करता। रामोसी विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1822 से 1829। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम। पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता टीपू। कौन था? टीपू। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता। पागलपंथी विद्रोह कब से कब तक हुआ है? 1825 से 1827।
अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम, याद रखिएगा। अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता गोमधर कुंवर, अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता, अहोम विद्रोह के नेतृत्व करता, अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828। 1800 वहाबी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश, वहाबी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र, वहाबी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र, वहाबी आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? सैयद अहमद तूती मीर, सैयद अहमद। वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 1800। वहाबी आंदोलन कब हुआ था? कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? छोटा नागपुर। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता बुद्धो भगत, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता, याद रखिएगा, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता। कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1831 से 32। 1831-32। कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ है? 1831-32। भूमिज विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? झारखंड। भूमिज विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित? भूमिज विद्रोह के नेतृत्व करता गंगा नारायण सिंह, भूमिज विद्रोह के नेतृत्व करता। भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832। महत्वपूर्ण नहीं है। खासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित? याद रखिएगा, खासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित? खासी विद्रोह के नेतृत्व करता तीरथ सिंह, खासी विद्रोह के नेतृत्व करता, खासी विद्रोह के नेतृत्व करता। खासी विद्रोह कब हुआ? 1833। 1933 को काट काट कर 1833 कीजिए। खासी विद्रोह कब हुआ है? 1833। खासी विद्रोह कब हुआ है? कंद विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? ओडिशा। कौन सा क्षेत्र? कंद विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित? कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? कंद विद्रोह के नेतृत्व करता चक्र बिसोई, कंद विद्रोह के नेतृत्व करता। कंद विद्रोह कब हुआ? 1837। कंद विद्रोह कब हुआ है? जरूरी नहीं। फरायजी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित? ये जरूरी है। फरायजी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित? फरायजी आंदोलन के नेतृत्व करता शरियतुल्लाह टीटू मियां, शरियतुल्लाह। ये महत्वपूर्ण है, बीपीएससी का पूछा हुआ है, दरोगा में पूछा जा सकता है। फरायजी आंदोलन के नेतृत्व करता, फरायजी आंदोलन के नेतृत्व करता। फरायजी आंदोलन कब हुआ है? 1838 से 1848। 1838 से 1800। नील विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? बिहार और बंगाल। नील विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित? बिहार और। नील विद्रोह के नेतृत्व करता तीरथ सिंह। नील विद्रोह कब हुआ है? 1854 से 1862। संथाल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? बिहार और। संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता सिद्धू और कानून। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता, संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता। संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855-56। संथाल विद्रोह कब हुआ है? संथाल विद्रोह कब हुआ है? मुंडा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र झारखंड। मुंडा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता, मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता। मुंडा विद्रोह कब हुआ है? 1899-1900। मुंडा विद्रोह कब हुआ है? मुंडा विद्रोह कब हुआ है? पाइक विद्रोह ओडिशा में हुआ है 1817 से 1825। पाइक विद्रोह कब हुआ है? 1817 से 1825। पाइक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र ओडिशा। पाइक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र याद रखिएगा। पाइक विद्रोह के नेतृत्व करता बख्शी जगबंधु। पाइक विद्रोह के नेतृत्व करता, पाइक विद्रोह के नेतृत्व करता बख्शी जगबंधु। ये दोनों बात याद रखिएगा। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। नील विद्रोह के नेतृत्व करता दिगंबर। नील विद्रोह के नेतृत्व करता, नील विद्रोह के नेतृत्व करता। नील विद्रोह कब हुआ है? 1859-60। नील विद्रोह कब हुआ है? 1859-60। पाबना विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? बंगाल का पाबना क्षेत्र। बंगाल का पाबना क्षेत्र। पाबना विद्रोह के नेतृत्व करता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। ईशान चंद्र राय और। पाबना विद्रोह कब हुआ? 1873 से 76। पाबना विद्रोह कब हुआ है? 1873 से 76। दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र। दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। और दक्कन विद्रोह कब हुआ है? 1874-75। दक्कन विद्रोह कब हुआ है? 1874-75। मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र केरल का मालाबार। मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र। मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता अली मुस्ली यार। मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921-22। 20-22 कर दिया, 21-22 कीजिए। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921-22। कुका आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था?
पंजाब। कुका आंदोलन से कौन सा क्षेत्र पर, कुका आंदोलन से कौन सा क्षेत्र, कुका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, भगत जवाहर मल। कुका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। रंपाओं के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित, आंध्र प्रदेश। रंपाओं के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित, आंध्र प्रदेश। रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू। रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1879 से 1922। ताना भगत आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित, याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित, ताना भगत आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन कब हुआ है, 1900। तीनों बात याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन कब हुआ है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ है। तेभागा आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, बंगाल। कौन सा क्षेत्र, तेभागा आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित, बंगाल। तेभागा आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित, तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। तेभागा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। तेभागा आंदोलन कब हुआ, 1900। तेभागा आंदोलन कब हुआ, 1900। तेलंगाना आंदोलन से कौन सा आंदोलन क्षेत्र प्रभावित था, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ है, 1946। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। अपने किस उपन्यास से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया, आनंद मठ। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में है। और अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह ही है। तो अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह कौन है, सन्यासी विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले प्रथम विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह का जिक्र कौन किताब में है, आनंद मठ। किसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्त क्लर्ब लैंड को तीर व धनुष से जख्मी कर दिया था, तिलक मांझी। तिलक मांझी, वही तिलका मांझी। 1784 में तिलका मांझी को फांसी कब दी गई, 1785। तिलका मांझी को फांसी कब दी गई, 1700। तिलका मांझी को भागलपुर के बीच चौराहे पर किस पैर में लटकाकर फांसी दी गई, बरगद। कौन पैर, बरगद, बरगद। आगे, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था, जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया। तबरा पहाड़िया कर दिया उसको, जबरा पहाड़िया कर लीजिए, जबरा, जबरा। तिलका मांझी का वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया। आगे, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, दामने को। भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना, दामने को। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य किस गांव के लोगों ने किया, भगनाडीह, भगनाडीह। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य किस गांव के लोगों ने किया, भगनाडीह। चुलू संथाल के कितने पुत्र थे, चुलू संथाल के चार पुत्र का नाम क्या था, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। चुलू संथाल के 4 पुत्रों का नाम क्या था। किसने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया, सिद्धू। किसने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया, आए। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, जुलाई 1855। जुलाई 1800। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डैश नामक स्थान से हुआ, दीसी। सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कौन स्थान से हुआ, कौन स्थान से। सशस्त्र विद्रोह किस अत्याचारी दरोगा की हत्या से प्रारंभ हुआ, महेश लाल। सशस्त्र विद्रोह किस अत्याचारी दरोगा की हत्या से प्रारंभ हुआ, अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां क्या कहलाती, बुरंजी। अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां क्या कहलाती, बुरंजी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है, 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है, 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के तमार के निकट किस गांव में हुआ था, अलीहूत। उलीहूत नामक गांव, उलीहूत, अलीहूत कर दिया, ऊ कर दीजिए, उलीहूत नामक गांव में। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत कब घोषित किया, 1895। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत कब घोषित किया, 1895। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत कब घोषित किया, 1895। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच किस प्रथा का प्रचलन था, मारिया। कौन प्रथा, उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच किस प्रथा का प्रचलन। भगत जवाहर मल के शिष्य का क्या नाम था, राम सिंह की मृत्यु कब हुई, राम सिंह को कैद कर कहां भेज दिया गया, रंगून। कहां भेज दिया गया, रंगून। चलिए आगे है 1857 का विद्रोह। आइए,
ई चैप्टर जो है ना बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, देखिए बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज तक जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, इस चैप्टर से हमको नहीं लगता है कभी पूछा है, कभी नहीं पूछा है प्रश्न। हो सकता है इस बार पूछते, वो अलग बात है, लेकिन कभी आज तक नहीं पूछा है, समझ गए। तो चलिए आगे आइए, 1857 का विद्रोह, इसलिए इसको जो है थोड़ा फास्ट कर दिए, और ऐसे में जल्दी हो जाता है ना, ऐसे ही करवाया जाए, इफेक्टिव कम रहता है, समझे। ऐसे में जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फायदा नहीं होगा, समझे। चलिए आगे आ जाइए यहां से। अंग्रेजों ने कब पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने का निर्णय लिया? दिसंबर 1856, दिसंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्राउन बेस राइफल को हटा करके नया एनफील्ड राइफल को शामिल करने को लेकर घोषणा किया, और एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए प्रशिक्षण जो है सियालकोट, दमदम, अंबाला, दमदम बंगाल में पड़ता है, सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, और अंबाला पंजाब में पड़ता है। इन क्षेत्रों में एनफील्ड राइफल को चलाने को लेकर जो है प्रशिक्षण दिया जाता था। एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूस बनाए गए थे उसमें डैश और डैश के चर्बी का उपयोग किया गया था, गाय और सुअर, गाय और सुअर, गाय और सुअर के चर्बी का उपयोग किया गया था, समझ गए। और जो है आधुनिक अनुसंधान से यह पता चलता है कि यह सही बात है, गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग जो है एनफील्ड राइफल में हुआ था, समझ गए। और जो है ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज जो है भारतीयों के धर्म को नष्ट करना चाहता था। भारत में जो हिंदू और मुसलमान थे उसके धर्म को नष्ट करके भारत के हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य से जो है ऐसा काम आपको किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने कब लेफ्टिनेंट बाग एवं जनरल ह्यूरसन की गोली मारकर हत्या कर दी? 29 मार्च 1857। देखिए मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के अवध का था, लेकिन मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। आपको जहां पर एनफील्ड राइफल बनता था ना उसके कारखाना में मंगल पांडे गया, और मंगल पांडे देखा वहां पर गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग जो है उसके कारतूस बनाने में किया जा रहा है। और जब मंगल पांडे स्वयं अपनी आंखों से देखा तो मंगल पांडे ने सीधे तौर पर एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से मना कर दिया। और जब मंगल पांडे सीधे तौर पर एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से मना कर दिया तो उनसे जो बड़े अधिकारी थे जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग, वो मंगल पांडे के ऊपर प्रेशर बनाया, लेकिन मंगल पांडे जो है उसके दबाव बनाने के कारण उन दोनों की हत्या 29 मार्च 1857 को कर दी। और इसके बाद मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। तो मंगल पांडे को जो फांसी पर लटकाया गया है 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। और मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हैं जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है। और लेकिन मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को ही, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अंग्रेजों ने कब पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने का निर्णय लिया? एनफील्ड राइफल के लिए जो कारतूस बनाए गए थे उसमें किस किस का चर्बी का उपयोग? गाय और मंगल पांडे ने कब लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन की गोली मारकर हत्या कर दी? 29 मार्च 1800। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 के कौन ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो?
कौन हुए? मंगल पांडे। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री से किसका संबंध है? मंगल पांडे। मंगल पांडे। कब मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की है? 10 मई 1857। देखिए 10 मई 1857 से मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है, और मेरठ से 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति की शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाहियों ने किया था। 20वीं नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाहियों ने किया था। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इसके बाद अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ है? अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण हुआ है 1748। 1748। तो बताइएगा 34वां बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री से किसका संबंध? 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री से किसका संबंध? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से हुई? कहां से हुई? कौन नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही? कौन नेटिव इन्फेक्ट्री? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ है? 1748 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा गया? कोई लॉरेंस है, हाँ, स्ट्रिंजर लॉरेंस। बंगाल के सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात था। बंगाल के सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात था 1:2। बंबई और मद्रास में सैनिकों का अनुपात क्या था? यानी बंबई और मद्रास में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात था 2:5। किस इतिहासकार ने यह कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? 1857 के विद्रोह को किसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? यह बात पूछा जा रहा है। तो 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने दिया है। बीडी सावरकर ने दिया है। किसने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह है? 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था डिजरेली ने। डिजरेली ने। और जो डिजरेली था यह 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता था। तो बताइए 1748 में अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे पुकारा गया? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता? बंगाल के सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था? बंगाल के सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था? बंबई और मद्रास के सेना में यूरोपीय और भारतीयों का अनुपात 2:5। 1857 के विद्रोह को किसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया? 1857 के विद्रोह को किसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा? और किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। 1857 के विद्रोह के समय जो है आपको इंग्लैंड में विरोधी दल का नेता कौन था? किसने कहा था यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह है? 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह की संज्ञा सर जॉन लॉरेंस सीले। सर जॉन लॉरेंस और सीले। किसने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। एल.ई.आर. रीज। भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना में ऊंचा से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद कौन था? सूबेदार का पद था। कितनों
अच्छा काम कर देते फिर भी सूबेदार का पद ही भारतीयों को मिलता था, उससे ऊंचा पद नहीं मिलता था ब्रिटिश सेना के अधीन। तो 1857 के विद्रोह को लेकर किसने यह कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? लॉरेंस। और किसने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू। किसने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है? किसने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? भारतीयों को सेना में ऊंचा से ऊंचा कौन सा पद मिलता, कौन सा पद मिलता था? किसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर यह कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द है? ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए ह्यूरोज ही आया था और ह्यूरोज को रानी लक्ष्मीबाई ने कड़ी टक्कर दी थी। तो ह्यूरोज को जो रानी लक्ष्मीबाई कड़ी टक्कर दी थी, इसी को लेकर के ह्यूरोज ने यह कहा कि क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द नजर आती है, रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां। सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। बख्त खां ने किया था। दिल्ली में इस क्रांति का दमन कब तथा किसने किया? दिल्ली में क्रांति का दमन सबसे पहले हुआ और दिल्ली में क्रांति का सबसे पहले दमन सितंबर 1857 ईस्वी में ही हो गया। और दिल्ली में विद्रोह को दबाने का काम किया था निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन किया था। निकलसन और हडसन किया था, जिसमें निकलसन विद्रोह को दबाते हुए मारा गया और हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किसने और कब किया? कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब। नाना साहब ने किया था। वही कानपुर से सैन्य विद्रोह का नेतृत्व, कानपुर से सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे, जिसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और नाना साहब का मूल नाम धोंधू पंत। और जून 1857 से जो है कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई है। कानपुर में इस क्रांति का दमन कब तथा किसने किया? कानपुर में इस क्रांति का दमन जो है आपको कैंपबेल ने किया था। किसने किया था? कैंपबेल। कैंपबेल। और कानपुर में विद्रोह दबाया कब गया है? सितंबर है ना? गलत है, सितंबर 1857 ना, दिसंबर 1857 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए। किसने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द है? किसने? दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया? कौन किया? और दिल्ली में 1857 की क्रांति का सैन्य नेतृत्व किसने किया? किसने किया? दिल्ली में 1857 की विद्रोह को कब दबाया गया? कब दबाया गया? और सबसे पहले विद्रोह कहां दबाया गया? कहां दबाया गया? और दिल्ली में विद्रोह को किसने दबाया? निकलसन। और दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए कौन मारा गया? कौन मारा गया? कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब। नाना साहब का मूल नाम धोंधू पंत। और सैन्य नेतृत्व कौन किया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुर। कानपुर में विद्रोह को कौन दबाया? कैंपबेल। लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने। लखनऊ में इस क्रांति का दमन किसने किया? लखनऊ में क्रांति का दमन किया था आपको कैंपबेल। कैंपबेल ही किया था। और लखनऊ में जो है विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारा गया था, कैंपबेल ने दबा दिया। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने की। और झांसी में क्रांति का दमन किया था ह्यूरोज ने। किसने किया था? ह्यूरोज ने। इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने। समझ गए? चलिए आइएगा। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन की? लखनऊ में क्रांति का दमन किसने किया? झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? झांसी में क्रांति का दमन किसने किया? इलाहाबाद से नेतृत्व कौन किया? लियाकत अली। इलाहाबाद में क्रांति का दमन किसने किया? इलाहाबाद में क्रांति का दमन किया था कर्नल नील ने। कर्नल नील ने किया।
जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार के आरा के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में इस विद्रोह का दमन किसने किया था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर और विंसेंट आयर, सॉरी, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, सॉरी, टेलर और विंसेंट आयर। बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? खान बहादुर खां। खान बहादुर खां। बरेली में विद्रोह कौन दबाया था? हडसन। हडसन। आगे, फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। इसी को डंका शाह कहा जाता था। और अहमदुल्ला गलती लिखा गया लगता है, समझ गए। और ये जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, समझ गए। 50,000 का इनामी था। जिहाद का नारा दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि 1857 के विद्रोह का सबसे सबल पक्ष है, समझ गए। वो स्थापित करने का काम जो है इन्होंने ही किया था, मतलब मौलवी अहमदुल्ला ने ही किया था। फैजाबाद में क्रांति का दमन कौन किया था? कैंपबेल। कर्नल नील कैंपबेल भी साथ दिया था जी। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला। अब फतेहपुर में विद्रोह को दबाया था जनरल रेनल्ड। जनरल रेनल्ड ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तो बताइए, फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में क्रांति का दमन किसने किया? क्रांति का दमन कौन किया? फतेहपुर सीकरी से नेतृत्व कौन किया? और फतेहपुर सीकरी में दमन कौन किया? तात्या टोपे का वास्तविक नाम? रामचंद्र रामचंद्र पांडुरंग को कब फांसी दिया गया? 1859। 1859। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ है? 1820। बेगम हजरत महल की मृत्यु कब और कहां हुई? नेपाल में हुई। 1879। बेगम हजरत महल को कहां तथा किस मैदान में दफनाया गया? नेपाल के जामा मस्जिद। नेपाल वही काठमांडू के जामा मस्जिद। काठमांडू के जामा मस्जिद में। समझ गए। तो आगे आइएगा। और रामचंद्र पांडुरंग, जो कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। तात्या टोपे अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण जो है आपको मारा गया था। तो रामचंद्र पांडुरंग को फांसी कब दिया गया है? और 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? रामचंद्र पांडुरंग। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ है? बेगम हजरत महल की मृत्यु कब और कहां हुई है? बेगम हजरत महल को कहां और किस मैदान में दफनाए? काठमांडू के जामा मस्जिद। काठमांडू के। चलिए, तो इस प्रकार जो है आगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है। कल खत्म कर देंगे। कल खत्म कर देंगे, हो या ना हो उससे क्या मतलब है। मैथ का क्वेश्चन मिला? नहीं मिला है? अरे कहाँ है जी मैथ का क्वेश्चन? कहाँ दिया है जी तुम लोग? पागले सब है। आजे का न है, कल का नहीं दे रहा है।
चलिए क्वेश्चन बांटिए। है बिहार पीडीएफ दे दे। अच्छा रुकिए 1 मिनट, बिहार स्पेशल का पीडीएफ। ज्योग्राफी है, क्या बिहार पढ़िएगा? रुकिए 1 मिनट। हाँ दे देते हैं, ठीक है। दे देते हैं, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा देख लेने दीजिए। कितना ये सब बतियाती है। हाँ ठीक है। पढ़िएगा, पढ़ते हैं। चाहिए तो आप लोग को एकदम सब नोट। अब पढ़ना लिखना है नहीं कुछ, सिर्फ नोट चाहिए। क्या है, क्या हो रहा है जी? रुकिए हो, थोड़ा देख लेने दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है, पढ़ लीजिएगा ना अपने से। ठीक है, दे देना चाहिए था। चलिए इसको बोलना एप्लीकेशन पे दे देगा, ठीक है? बोलो एप्लीकेशन भेज देगा। देखिए नेट ऑन ने किए, भेज दिए। अब नेट ऑन हुआ है, पहले यही लोग को मिल जाता है। मैथ का क्वेश्चन मिला जी सबको? बनाते हैं, आंसर कहीं नहीं मिला है। क्या आंसर नहीं दिए हैं? टेस्ट के बाद तो अंदाज रात में टेलीग्राम पे भेजा जाता है, रात में टेलीग्राम पे भेज दिए हैं। देखिए गया, पढ़ लीजिएगा। बिहार एप्लीकेशन पर भी बोलिएगा, डाल देगा इसको। जितना दिए हैं उतना पहले पढ़िए ना। बिहार पढ़ ली, अभी तो भेजवे किए हैं। बिहार पढ़ना है, बिहार पढ़िए अभी, ठीक है? कल मिलेगा ज्योग्राफी। चलिए आज की सभा समाप्त होती है। मिलते हैं कल 12 बजे टेस्ट के साथ, 1:30 बजे डिस्कशन के साथ। धन्यवाद। निकलिए लड़की लोग।